नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से किया करिए। और समय चूंकि बहुत कम है, तो ऐसे में आपके लिए आपका एक एक दिन, आपका एक एक मिनट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये बातें आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ बातें मैं बीच में बोला करूं, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं सुननी चाहिए, आपको लगता है कि आप जो है मोटिवेटेड हैं, आपको लगता है कि नहीं सही है, तो आप उतने क्लिप को आगे बढ़ा के आप बढ़ जाया करिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलिए आगे सीधे बढ़ते हैं हम लोग। और एक न्यूज आपके लिए है कि डिकोड एग्जाम पर हम लोग अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि 24 में जिनको मेंस देना है और जिनको जो है 25 में मेंस देना है, वो सभी अभ्यर्थी हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। क्या कुछ उसमें रहेगा, सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो न सिर्फ जो है आंसर राइटिंग के लिए, बल्कि कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्थान के नंबर पर कॉल आप जनरली कर सकते हैं आर के लिए। राइट, चलिए लास्ट डे का हम लोग रिवीजन करते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि कुछ करें या ना करें, लिमिटेड पढ़ें, लेकिन मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन करें। तो हम लोग डेली इसी तरीके से रिवीजन करते हैं। और जीएस का जो आपका सेक्शन है उसमें भी आप लोग रिवीजन जरूर किया करिए। चलिए आइए, लास्ट डे हमने क्या कुछ पढ़ा था। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा कल का था, कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। यानी कि कल हमने आपको समझाया था कि कुछ ऐसी बीमारियां लोगों में हो जाती हैं, जो बीमारियां बेसिकली क्या होती हैं, वो ठीक नहीं होती हैं, और ऐसे में मरीज जो होता है वो बहुत ही पीड़ा में रहता है, और ऐसे में उसको मृत्यु देना जो है कहीं गलत नहीं है। ये अभी कर्नाटक सरकार ने ऐसा कहा है। इसके पहले जो है केरल ने भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए जो है मरीजों को, इस प्रकार के मरीजों को मरने का अधिकार दिया था। और ये जो दिया गया है निर्णय, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये आपको जो है उसी के रेफरेंस में, जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी के रेफरेंस में जो है इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 21 का हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी 21 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही इसको जो है असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यमुना बोर्ड ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अमोनिया प्रदूषण से बचने के लिए समेकित रूप से कार्य करने के लिए कहा है। और मैंने कल आपसे कहा था कि अमोनिया की जो क्वांटिटी होती है, अगर वाटर बॉडी में ज्यादा होती है तो क्या होता है, उससे डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको कहते हैं वो कम हो जाता है, और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब किसी वाटर बॉडी में जब बीओडी बढ़ता है तो वो क्या होता है, पॉल्यूशन का कारण बनता है। यानी कि जब बीओडी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि वाटर बॉडी क्या है, पॉल्यूट है। ध्यान रखिएगा, डी और बीओडी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त जो है, जो ये मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है, इसको क्या किया गया है, मुफ्त हो गया है। ये जो योजना है, इसके लिए सरकार ने अभी क्या काम किया है, इसमें कुछ बजट का आवंटन किया है, 80% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन कर दिया है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडिया द्वारा शुरू की गई वित्तीय सहायता योजनाओं की श्रृंखला के कारण भारत के फल और सब्जी निर्यात में क्या हुई है, पिछले 5 वर्षों में 47.3% तक की वृद्धि देखी गई है। तो यह भी अपने आप में भारत के लिए क्या है, एक अच्छी खबर है कि जो है हमने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में जो है इसके एक्सपोर्ट में हमने काफी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके अलावा HSBC इंडिया PMI एक सर्वे हुआ है, उसके अनुसार भारत के सर्विस सेक्टर में जनवरी में तेज उछाल देखने को मिला है, और इसके साथ नौकरियों में भी बढ़त हुई है। तो सर्विस सेक्टर जिसमें आपका हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ठीक है, बीमा हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब सर्विस सेक्टर आते हैं, इसमें नौकरियां भी बढ़ी और इसमें जो है आगे वृद्धि भी काफी तेज देखने को मिलती है। फिलीपींस के कृषि सचिव फ्रांसिस्को टियो लॉरेल ने रविवार को चावल के संबंध में खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। आप जानते होंगे कि वहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई, उसके फलस्वरूप वहां पर खाद्यान्न जो है कम हुआ, यानी कि उसके रेट हाई हो गए, चावल के रेट हाई हो गए, और चावल के रेट को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो है राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल लगाया गया। ठीक है, न्यूजीलैंड की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, इसके तहत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है, और यह तीसरा स्थान है, मतलब तीसरा चीज है जिसको न्यूजीलैंड ने वहां पर व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट भी है। और मुझे आप कमेंट करके बताओ कि न्यूजीलैंड के वो दो चीजें और कौन सी है जिसको न्यूजीलैंड ने
कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करके क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है, कल हमने इसके बारे में आपको बताया था डिटेल्स में। और अल्जीरियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एवं राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के प्रतिनिधि कौन? मंत्री जनरल सईद चानिग्रा 6 से 12 फरवरी के मध्य तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ। यह भारत और मालदीव का वार्षिक सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, यह हो गया हमारा रिवीजन। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारस्परिक तंत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका जयमंडल। अब मुझे बताओ कि जो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे उसका उत्तर बताना आप लोग, कि जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, उसका मिनिमम साइज कितना हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है? जयमंडल तो बहुत बड़ा हो गया, फिर पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसी प्रकार से जो इकोसिस्टम होता है उसका साइज, उसका आकार कितना छोटा हो सकता है, ये मुझे कमेंट करके जरा बताओ। देखते हैं कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक कितना काम करता है और आप क्या बता पाते हैं। ठीक है, मुझे इसका उत्तर बताइएगा। अगर नहीं बता पाइएगा तो कमेंट करिएगा, सर आप बता दीजिए, कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके जो है इंटरव्यू प्रश्न पूछ ले। चलिए, अब पहला कोई टॉपिक हमारे सामने है कि चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अभी किया गया है। आप कहेंगे सर ये कहां पर किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है बेसिकली, ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, और ये मिनिस्ट्री आप लोग याद रखिएगा पहली बात तो, ठीक, के सचिव कौन? एस कृष्णन ने बुधवार को नोएडा में, ठीक है, अब देखो प्लेस याद रखना, ठीक है। अब नोएडा की जगह पर आपसे न्यू दिल्ली भी पूछ सकता है, नोएडा इज पार्ट ऑफ दिल्ली, एनसीआर का एरिया है। तो नोएडा परिसर में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? आप कहेंगे सर नोएडा में किया गया है। इसे देश की सेमीकंडक्टर के डिजाइन और विकास क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, और सेमीकंडक्टर पर कई बार आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका पेपर 3 का सिलेबस है, वहां पर सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहां पर 2-3 पॉइंट दे रखे हैं कि किस तरीके से चीजें होगी। जैसे सीओई के वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग को पूरा करने के लिए अनुसंधान, नवाचार यानी कि इनोवेशन, प्रतिभा पूल के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करके वीएलएसआई और चिप डिजाइन को कौशल का बढ़ावा देगा। आप जानते होंगे कि चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के भारत काफी दिनों से प्रयासरत है, और इसी के जो है रेफरेंस में इसका जो है उत्कृष्टता केंद्र का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, खासकर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। चलिए, हाल ही में कहां पर चिप डिजाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? मैंने अभी जस्ट बताया कि नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, सेक्टर को मजबूत करने के लिए उपाय। अभी जो हाल ही में बजट 2025-26 पास किया गया, उसमें एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सरकार काफी प्रयासरत है। और मैंने कई बार आपको कहा है कि सरकार, वर्तमान सरकार जो है उद्योगों को विकसित करने में खासा जो है ध्यान रखती है, और इसी के लिए एमएसएमई क्षेत्र, जो कि इसका निर्यात जो है, जो इसका एक्सपोर्ट है इसके प्रोडक्ट का, वो काफी ज्यादा तेजी के साथ वृद्धि हुआ है, और इसमें और सुधार हो और बेहतरी हो इसमें एमएसएमई उद्योग में। इसी के लिए सरकार ने इसके निवेश, इसके टर्नओवर की क्षमता को भी क्या किया है, बढ़ा दिया है, ताकि इससे लोग जुड़े और भारत जो है निर्यात के मामले में क्या तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सके। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है, और व्यापार का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए एसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी गई है। यानी कि इन्वेस्टमेंट और जो उसका टर्नओवर होता है उसकी सीमा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। 2023-24 में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 45.73% हिस्सा था। कब? 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में एक अच्छा जो है डेटा था। 2014-15 की हम बात करते हैं, 2013-14 की बात करते हैं, तो उस समय एमएसएमई का जो एक्चुअली में जो उसका जो प्रोडक्शन था अपने आप में क्या था, बहुत कम था। ठीक है,
एमएसएमई बड़े पैमाने पर संचालन करने और बेहतर संसाधनों तक पहुंच में मदद करने के लिए वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आप जो है क्या करते हैं, निवेश की सीमा को 2.5 गुना और जो टर्नओवर होता है उसको 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। निवेश और जो है क्या कहते हैं, टर्नओवर। ठीक है, निवेश को 2.5 गुना और टर्नओवर को 2 गुना। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। नंबर 1 कथन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को मजबूत करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल सही बात है, सरकार इसके लिए प्रयासरत है और उसी के लिए जो है सरकार ने कुछ उपाय सुझाए हैं। इसके अलावा 2023-24 में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 45.73% हिस्सा था। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही हैं। एक बात यहां पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अब ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन इस पर आपको ध्यान केंद्रित करके चलना पड़ेगा। बजट की कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछ ली जाती हैं। अब ऐसे ही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कहोगे सर ऑब्जेक्टिव में तो सर जो हमने किताब पढ़ी थी उसमें तो सर नहीं दिया था, सर पेपर सर बदल दिया, पैटर्न बदल दिया। ऐसा दरअसल क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में पैटर्न को चेंज करते हुए प्रश्न पूछता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी, ध्यान देनी है। कोई भी चीज चर्चाओं में रहा करे तो उसको डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास आप लोग जरूर किया करिए। राइट, चलिए तो 1 और 2 दोनों सही है। इस हिसाब से कूट में देखिए कि 1 और 2 कहां पर है, तो यहां पर 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, तो बस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता, इस पर भी सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है और आप जानते हो कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयासरत है और इसी के रेफरेंस में अभी सरकार ने बजट में भी कुछ प्रमुख प्रावधान किया और सरकार ने कुछ जो है लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें भैया परमाणु ऊर्जा क्षमता को हमें इतने तक जो है वर्ष तक इतना बढ़ाना है। तो ये एक बात क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी है, 8180 मेगावाट है, जिसे 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना है। अब देखो यही फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हमारी क्षमता कितनी है, 8180 मेगावाट है और 2031-32 का हमें टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, और वहां तक हमें कितना करना है, 22,480 मेगावाट तक विस्तारित करना है परमाणु ऊर्जा क्षमता को हमारे। तो ये अपने आप में सरकार का एक बहुत बड़ा जो है क्या है, अपने आप में एक लक्ष्य है और इसके लिए सरकार जो है दिन प्रतिदिन इस पर काम कर रही है। तो ये डेटा आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 नए रिएक्टर जो है अभी बन रहे हैं, यानी कि निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी बन रहे हैं। जब ये 10 के 10 रिएक्टर बन जाएंगे, हमारी जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु मिशन, यानी कि अभी क्या किया गया है, जो बजट पास किया गया है उसमें जो है निर्मला सीतारमण ने परमाणु मिशन घोषित किया है और भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा और परमाणु ऊर्जा को भारत में ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरने में सक्षम बनाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से मुख्य परीक्षा में पूछ लेगा आपसे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु मिशन किस प्रकार से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाएगा, चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, नोट प्लीज कर लीजिए आप लोग। प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में, प्रश्न बनेगा कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन, क्या परमाणु ऊर्जा मिशन को लागू किए जाने से भारत परमाणु ऊर्जा में किस प्रकार से सक्षम बन सकेगा, कितना सक्षम बनेगा, चर्चा कीजिए। या इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय जो परमाणु ऊर्जा पर, इस पर जो है व्याख्या कीजिए या टिप्पणी कीजिए। ऐसा कुछ करके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यही सब चीजें जो है आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो तो नहीं ध्यान देते हो। आप लोग क्या काम करते हो, फैक्चुअल डेटा पढ़ लेते हो, तो प्री के बाद मेंस भी तो देना होगा आपको, नहीं देना होगा। तो प्री तो पढ़ लिया, मेंस में क्या कीजिएगा अगर नहीं आएगा तो। ये सब चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में R&D के लिए इतना 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। बाकी कुछ पॉइंट्स यहां पर दिया है। एक पॉइंट आपके लिए यहां पर और इंपॉर्टेंट है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। ये जो परमाणु जो मिशन हमने लॉन्च किया है, ये एक हमारा 2047 तक टारगेट है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता। ठीक है, 2031-32 तक कितना करना है ये यहां पर दिया गया है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, और 2047 तक, चूंकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है,
ऐसे में कहीं ना कहीं 2027 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है विकसित करने का भी लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी आपसे राइट जो स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नंबर 1 कथन है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8180 मेगावाट है, जिसे 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है ना, सही है। दूसरा क्या है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, ठीक, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। सही गलत है, सही कथन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही। तो आप क्या पूछा है, सही कौन सा है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो अब देखो 1 और 2 कहां पर है, तो क्या पूछा है, नीचे देखिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, बस सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अब आपके सामने एक सूचना है, आज हमारे सामने है 8 फरवरी भाई साहब, और आज की डेट तक हमारे सामने जो आरओ के कोर्स है और बाकी जो जितने भी सभी कोर्सेज हमारे टेस्ट सीरीज से लेकर जो भी चलते हैं, उन सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफर है। आज अंतिम दिवस है, आप आज चाहें तो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आज के बाद जो है क्या होगा, आपके कोर्स पर जो छूट, जो विशेष छूट दी जा रही है, वो क्या हो रही है, खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपको आरओ का कोर्स लेना हो या पीसीएस का कोर्स लेना हो, कोई भी कोर्स लेना हो, उसमें अभी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो चुपचाप से बिना देरी के आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। चाहे वो आपका फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज का हो, ये सारा इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है और सारे कोर्सेज के बारे में यहां पर जानकारी दी हुई है। हिंदी का है, टेस्ट सीरीज का है, वीडियो मेंटरशिप का है, फाउंडेशन कोर्स, पीसीएस का है, सभी कोर्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं। तो उसके लिए आप ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं 9506742546 या फिर ये जो नीचे नंबर दिएंगे, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 860, ठीक है, 8604409201। ये मेरा नंबर, आप चाहें तो इस पर भी कांटेक्ट, खासकर पीसीएस के लिए आप मुझसे जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसके लिए आप जो यहां पर जो नंबर दिए गए हैं, इस पर जो है आप आरओ की डिटेल्स यहां पर प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी उसके टेंशन के, ठीक है। चलिए अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अभी ये चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस पर जो है शुभकामनाएं प्रेषित की थी। मैंने कई बार कहा है कि जब कोई प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो किसी बात पर ट्वीट करता है, कोई बात, कोई स्टेटमेंट बोलता है, तो वो उसके स्टेटमेंट, वो उसकी बातें क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। और मंदिर क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का, आप जानते होंगे भारत जो है, मतलब भारत का सॉरी पृथ्वी जो है 2 गोलार्धों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है, उसमें, उस पूरे एरिया में जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कहां पर बन रहा है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात भी है, ठीक है। तो कहां पर हो रहा है, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिषद का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जोहान्सबर्ग में। यह मंदिर बोचस निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यही संस्था ऐसी है जिसका जो है काम किया रहा है। और इसी संस्था के साथ प्रमुख जो है वो छपिया मंदिर, जो गोंडा में शायद अवस्थित है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में शायद आता है छपिया, वो छपिया मंदिर भी बहुत फेमस है। वहां जो ये स्वामीनारायण जो संस्थान है, उसके प्रमुख जो है वहीं के थे, शायद जो छपिया के ही थे। तो छपिया मंदिर भी जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले होंगे, गोंडा में पड़ता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। मैंने पिछली क्लास में भी एक दिन बताया था आपको कि छपिया मंदिर बहुत फेमस है। अगर गोंडा के आसपास अगर आप लोग रहते हैं तो छपिया मंदिर जाइएगा, बहुत सुंदरतम जो है स्थान है और बड़ी जो है। और स्वामीनारायण संस्थान के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आई थिंक अक्षरधाम जो मंदिर है आपका, वो भी उसी का है ना, दिल्ली में जो अक्षरधाम है, ठीक है। चलिए, यह मंदिर 5.9 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका निर्मित क्षेत्र 37,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यह परिसर हिंदू धर्म, कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक केंद्र है, जो न केवल हिंदू परंपराओं की विरासत को दिखाता है, बल्कि कई धर्म के बीच संवाद और समझ को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। निश्चित तौर पर अगर ये जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ा हिंदू जो मंदिर बनाया गया है, तो इससे न सिर्फ उस देश के कल्चर और हमारे देश के कल्चर में समन्वयता स्थापित होगी, बल्कि जब हम एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है इसका एक व्यापक स्तर पर जो है क्या होता है, फायदा होता है और एक दूसरे के संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। और यही जो है भारत की जो है अच्छाई भी है कि हम अपनी संस्कृति के साथ दूसरे की संस्कृति को भी अडॉप्ट भी कर लेते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे को कहते भी कि भाई आप अडॉप्ट करिएगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है इससे कहीं ना कहीं होगा। निश्चित तौर पर यह मंदिर अपने लिए क्या है,
इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहां पर बनाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो है जोहान्सबर्ग में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत आपके? नहीं। चलिए आगे, आईसीसी 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में, आप जानते होंगे, और इसमें जो है भारत ने जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आई थिंक दूसरा संस्करण था और 2023 में इसकी शुरुआत होती है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को, देखो ये पॉइंट क्या हो जाता है आपके लिए? इंपॉर्टेंट होता है। ये जीता किसने वर्ल्ड कप? तो भारत ने जीता, और भारत ने अगर जीता तो किसको हरा के जीता? दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता। ठीक है, और इसके जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह भी मिली है। गोगाड़ी त्रिशा को पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी पुरस्कार दिया गया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला संस्करण इसका 2023 में हुआ था, इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। यह फैक्ट भी आपके लिए हो जाता है क्या? इंपॉर्टेंट। और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें राष्ट्रीय महिला अंडर 19 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो 2-4 फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला संस्करण इसका कब शुरुआत किया गया था? आप कहेंगे सर 2023 में, और मेजबानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। अभी 2025 में हुआ है, इसमें किस देश ने जीता है? इसको भारत ने जीता है। किस देश को हरा के? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत आसान है, भारत ने जीता है। तो ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहां पर नहीं है, आपको होनी भी नहीं चाहिए भाई साहब। ठीक, चलिए आगे, मराठी भाषा, यह भी चर्चाओं में है भाई साहब। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसलिए है, मराठी आप बेसिकली जानते होंगे महाराष्ट्र की एक तरीके से भाषा है अपने आप में, और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो भी अर्ध सरकारी सरकारी संस्थान होंगे वहां पर मराठी भाषा अनिवार्य कर दिया गया है अपने आप में। अच्छी बात भी, हर राज्य अपनी जो भाषा उसकी होती है, राज्य की भाषा, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ाना भी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने का कार्य करता है। तो अब वहां के जितने भी सरकारी असरकारी जो भी कार्यालय होंगे वहां पर मराठी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, 1960 में मराठी को महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया था। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आपसे फैक्ट यही पूछ ले। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे आर्टिकल 345 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 345 कहता है कि राज्य विधानमंडल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है। भाषाओं का चयन कर सकता है अपने आप में। ठीक है, कि भाई हमको इस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना है हमें। ठीक है, तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार एक या एक से अधिक, कोई भी स्टेट, यूपी भी एक या अधिक भाषा को जो है अपनी आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए राष्ट्रपति को ऐसी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का अधिकार भी देता है। ये अपने आप में अनुच्छेद है, अपने आप में संविधान में प्रावधान है ये अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सहायता प्राप्त कार्यालयों में मराठी भाषा अनिवार्य कर दिया है? कौन सा ऐसा स्टेट है? तो सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लेदर एक्सपो 2025 ये अभी आयोजित किया गया है दिल्ली यशोभूमि में, इसका आयोजन किया गया है लेदर सेक्टर को जो है बढ़ाने के लिए, चर्म उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हिंदी में। और लेदर की जैकेट भी आप लोग पहनते होंगे, बड़ी कॉस्टली आती है, खासकर कानपुर का जो क्षेत्र है लेदर उद्योग के लिए है ना, बहुत फेमस है। वहां पर बेल्ट से लेकर के अलग अलग जो है प्रोडक्ट वहां पर मिलते हैं लेदर के। ठीक है, लेदर की जैकेट कम से कम 7-8 हजार की आती है आई थिंक, है ना। चलिए, तो लेदर उद्योग को बढ़ाने के लिए, लेदर उद्योग से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उसके एक्सपोर्ट के लिए, उसके निर्यात के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। और इसी के तहत एक जो है एक्सपो का आयोजन अभी यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया था। तो चर्म निर्यात परिषद एक है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो चर्म निर्यात परिषद जिसको हम लोग CLE भी बोलते हैं ने 20 से 21 फरवरी के मध्य में आयोजित किया जाएगा। 20 से, अभी नहीं, 20 से 21, तो 20 से 21 फरवरी को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि ICC द्वारका में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया। ठीक है, किया मैंने कर दिया क्योंकि आप कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो मैंने किया कर दिया, मतलब अभी करेगा, आज की डेट में करेगा। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय चर्म एक्सपो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ मिलकर निर्यात और रोजगार को प्रोत्साहन देगा। मेक इन इंडिया आप जानते होंगे, मेक इन इंडिया भारत सरकार की पहल है जिसमें सरकार भारत में ही प्रोडक्ट बनाने का पर विशेष रूप से काम करती है, स्वदेशी रूप से जो प्रोडक्ट बने इस पर काम करती है और इसी के लिए चर्म उद्योग को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। चर्म निर्यात परिषद ने वर्ष 2030 तक $47 बिलियन का लक्ष्य रखा है। यह भी अपने आप में क्या है, एक बड़ा जो है अपने आप में मिशन है कि चर्म निर्यात परिषद ने कब तक जो है $47 बिलियन का लक्ष्य रखा है। आप कहेंगे सर 2030 तक। ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार आपको कहा है कि जब भी कोई संस्थान, जब भी कोई मंत्रालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब कोई लक्ष्य निर्धारित करती है तो वो लक्ष्य क्या होता है और किस वर्ष तक उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो वर्ष भी आपको दरअसल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर जो है कुछ पॉइंट और हैं कि कष्ट चर्म निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा चर्म निर्यात परिषद ने 2030 तक, ये तो मैंने करा दिया। ठीक है, चलो इसमें $13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात क्षेत्र के लिए है जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमने आपको करा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बहुत ही आसान सा है कि बताओ चर्म निर्यात परिषद द्वारा कहां पर अंतरराष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया कहां पर। जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। आप कहेंगे सर इसका आयोजन किया गया यशोभूमि नई दिल्ली, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। माधव टाइगर अभ्यारण्य ये अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में, क्योंकि अभी हाल ही में इसे मध्य प्रदेश सरकार ने जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में जो है घोषित करने की घोषणा की है और ये नवा टाइगर रिजर्व दरअसल वहां का एमपी का हो जाएगा अपने आप पे। तो इसीलिए माधव टाइगर रिजर्व क्या है, चर्चाओं में है। और वहीं वहां पर क्या हुआ है कि 4 फरवरी को मादा जो चीता वीरा है इसने कूनो नेशनल पार्क में 2 शावकों को जन्म दिया है, याद रखिएगा। और कूनो में वीरा के नए 2 शावकों को मिलाकर कुल 26 जो है चीते यहां पर जो है हो गए हैं। आप जानते होंगे सरकार टाइगर को संरक्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और अभी हाल ही में विग कैट अलायंस जो है बनाया गया था, याद है आपको, जिसमें 8 या 9 प्रकार की जो बिल्लियां होती है, जिसमें चीता, शेर और जो भी तेंदुआ वगैरह होते हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया और जिसका मुख्यालय भारत में ही बनाया जाएगा। याद है ना विग कैट अलायंस, मैंने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए फैक्ट था। परसों नरसों के साथ वीडियो मैंने उसको कराया था, है ना। चलिए तो अभी ये भी चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा। माधव टाइगर अभ्यारण्य, ठीक है। तो बताओ कि माधव टाइगर अभ्यारण्य कहां पर है। बहुत आसान है, आपके कहां पर है, आपका जो है मध्य प्रदेश में है। डी इज द राइट आंसर। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने नेशनल पार्क हैं उनकी अवस्थिति कहां कहां पर है, ठीक है, बहुत बात। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, सिमलीपाल कहां पर है, दुधवा कहां पर है, राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, किस लिए फेमस है। ठीक उसी प्रकार से पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, बर्ड सेंचुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन कौन से बर्ड सेंचुरी कहां कहां पर अवस्थित है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां कहां पर है, इनकी लोकेशन कहां पर है, इनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, ये बहुत फेमस है। तो अगर ये पॉइंट अगर आपने नहीं तैयार किया है तो इसको जो भी आपके पास एनवायरमेंट किताब होगी उसको तैयार कर लीजिएगा। क्या क्या आपको तैयार करना है, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, फिर उसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तैयार करनी है, फिर बर्ड सेंचुरीज तैयार करनी है आपको, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है आपको और जो प्रमुख धरोहर स्थल होंगे, इसके अलावा वेटलैंड्स, रामसर जो स्थल है, रामसर स्थल है ना, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। टोटल कितने रामसर स्थल भी भारत में हो गए हैं, 89 रामसर स्थल हो गए हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये कहां कहां पर हैं पर्टिकुलर ये जो नेशनल पार्क हैं, टोटल नंबर आप सबके टोटल नंबर कितने कितने हैं, नेशनल पार्क कितना हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना हो गया, बर्ड सेंचुरीज कितनी हो गई, टोटल रामसर साइट कितने हो गए, नंबर इनके भी पूछ लेता है, इनकी संख्या कितनी है, ये कहां कहां पर अवस्थित, किस किस राज्य में अवस्थित हैं, यहां की कौन कौन सी चीजें फेमस हैं। और एक प्रश्न और पूछता है आपसे इन्हीं नेशनल पार्कों से कि ये जो कोई पर्टिकुलर माना कि राजाजी नेशनल पार्क है, माना कि, या आपसे पूछ लिया दुधवा नेशनल पार्क है। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है कि ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, इस दुधवा नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर के बहती है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़िएगा तो याद कर लीजिएगा, भाई साहब इसको नोट कर लो प्लीज, ठीक है। यहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ना रहे कि आपके दिमाग में एक चीज पढ़ो और छोड़ दो,
ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पीवाईक्यूज को आप लोग लगाया करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाया करिए, ताकि वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी, भाई ये चीजें यहां पर क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, और 30-40 मिनट की क्लास रहती है, प्लीज आप लोग इसको जरूर देखा करें। ये 40 मिनट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने जितना मैं कराता हूं, अगर आपने उतना काम किया, जो भी मैं होमवर्क देता हूं, जो मैं क्वेश्चन देता हूं बाद में, वो सब अगर आपने किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके भीतर जो है नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माधव टाइगर रिजर्व अभयारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे। सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने पर रोक, ये भाई साहब क्यों चर्चाओं में? चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो मध्य प्रदेश प्रशासन जो है, भोपाल जो प्रशासन है मध्य प्रदेश का, वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जो सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहां पर भीख मांगना, दान देना वगैरह बैन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कई बार जो है आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित जो लोग होते हैं वो ऐसे वेशभूषा में आते हैं और कई प्रकार के जो है गलत चीजें वहां पर करते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है ये अपने आप से जबरन भिक्षावृत्ति जो होती है वो भी दिखाई देती है। और आपने देखा होगा कि जो है सड़कों पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो आपसे पैसे मांगने के लिए खड़े रहते हैं। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, ठीक है, देख करके उनको दया भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जबरन जो है उनके माता पिता कहते हैं कि जाओ मांग के लेके आओ। तो ये क्या अपने आप में अपराध है और इसके लिए अनुच्छेद भी है। आप जानते होंगे संविधान का अनुच्छेद जो 23 है वो क्या कहता है कि इसके अंतर्गत मानव तस्करी आपका हो गया, बेगारी हो गया और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक होगी, जबरन श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है। आप जानते होंगे कि कम एज के अगर बच्चे होते तो उनको भी अगर काम पे किसी भी प्रकार का लगाया जाता तो वो रोक है, बैन है अपने आप में। और इसी अनुच्छेद को कंटेस्ट में रख करके जो है सरकार इस पर फैसला देती है। और इसके अलावा जो अभी क्या कहते हैं आपका भारतीय नागरिक जो संहिता है, जिसको हम लोग BNSS बोलते हैं, क्या भारतीय नागरिक संहिता, इस 2023 की धारा 163 है। ये धारा क्या भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत ये जो है प्रशासन को ये अधिकार देता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको यह अधिकार दिया जाता है कि आप BNSS जो है ना, BNSS की धारा 163 का प्रयोग करके आप जो है ऐसी चीजों पर आप बैन या रोक लगा सकते हैं। तो इसी का जो है इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भोपाल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। और ऑलरेडी आप हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहां पर आर्टिकल जो 23 पहले से दिया गया है, यह भी जो है हमारा इसमें जो है ये इस पर जो है रोक लगाने का काम करता है। अब इसी पर एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा सकता है, इस टॉपिक पर आधारित क्या है कि भिक्षावृत्ति से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं, चर्चा कीजिए। भिक्षावृत्ति, भीख मांगना जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ है। इसके रोकथाम के लिए सरकार क्या कर सकती है? भिक्षावृत्ति क्या आपराधिकरण को भी बढ़ावा देती है? ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई साहब। तो यह भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा 2024 पीछे देने वाले और यूपीएससी देने वाले अभ्यर्थी इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कैंडिडेट मेरा यूपीएससी वालों को भी शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, वो लोग भी देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 2-3 प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में पूछा सकते हैं और ये सोशल जस्टिस का दरअसल पार्ट है। अगर आप सामान्य अध्ययन पेपर 3rd में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। भिक्षावृत्ति निबंध भी आ सकता है, ठीक है, किस पर जो है भीख मांगने पर, सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगना, भिक्षावृत्ति पर निबंध भी आपको लिखने को आ सकता है। आरओ वाले, पीसीएस वाले, यूपीएससी वाले इस पर निबंध भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब बताओ, आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले के प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने पर रोक लगा दी गई है? कौन सा स्थान है? तो बस भोपाल है आपका, ठीक है, भोपाल ही तो है। क्या था? भोपाल है, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है। चलिए आगे। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो है ये देश बन गया है अपने आप में। पहला देश आपका चीन है, दूसरे पर आपका भारत है, तीसरे पर आपका वियतनाम है, जो फोन निर्माण में जो है सबसे आगे है। और आप जानते होंगे कि इतनी करोड़ों की जनसंख्या हमारी है, तो बहुत व्यापक स्तर पर हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसकी? फोन की। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में जो है फोन है, उसे जो है पढ़ाई लिखाई आती है नहीं आती है। छोटा सा बच्चा भी किसी के यहाँ बेबी होता है ना, तो उसका भी फोन आ जाता है बाद में कि अच्छा ये मम्मी वाला फोन है, ये पापा वाला फोन है, ये भैया का या दीदी का है, बहनी का है, और ये छुटकू सा जो हुआ उसका फोन है, ये वो चलाएगा, ठीक है। तो आजकल बेबी होता नहीं कि उसके पहले उसका फोन आ जाता है कि अच्छा क्यों? क्योंकि खाना नहीं खाएगा छोटा वाला बेबी, है ना, तो खाना खिलाने के लिए उसको फोन दिया जाता है। गलत बात है, छोटे बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। खैर, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। चलिए,
तो भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला क्या है, देश बन गया है अपने आप में। और प्रथम स्थान पर, मैं जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर वियतनाम है आपका। ठीक है, चलिए, भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें 43% की जो उत्पादन क्षमता है वो आपके फोन की है। देखो यहां पर लिखा है, फोन मतलब मोबाइल फोन की है। 43% टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है आपके। इसके अलावा भारत में बिकने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन अब स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, यानी कि जितने फोन भारत में बिकते हैं वो सभी यहीं पर हमारे बनते हैं। अब हम लोग उसको बाहर से नहीं लाते हैं, पहले हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। अब मेक इन इंडिया चल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत जो है, जैसे आप नोएडा में जानते होंगे सैमसंग का बहुत बड़ा केंद्र है, एशिया का सबसे बड़ा, है ना, आप जानते होंगे। और इसी तरीके से अलग अलग फोन कंपनियों के सेंटर हमारे यहां पर हैं जो यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। इससे रोजगार भी सृजन होता है और हम जो है इस सेक्टर में आगे ही बढ़ रहे हैं। 2014-15 में देश में बिकने वाले केवल 26% मोबाइल फोन भारत में बनाए जाते थे, और अब कितना हो रहा है, अब लगभग 100% फोन यहीं पर हमारे बनते हैं। तो कहां 2014 में कहां पर मात्र 26%, और अब कितना हो गया है 99%। तो ये जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था कि सरकार उद्योग पर विशेष रूप से काम करती है, तो ये डेटा से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है, बिल्कुल सही बात है। और भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही बात है। तो दोनों कथन क्या आएंगे आपके सही, एक और दूसरा नहीं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न जो है, एक एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि एक आपके लिए सूचना है, और ये है कि पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 हमारे यहां पर चल रहा है डिकोड एग्जाम पर। इंटीग्रेटेड ये हमारा कोर्स है, यानी कि यहां पर आपको प्री प्लस मेंस इंटरव्यू, सीसेट आपका निबंध हिंदी, ठीक है, इस यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके डेली पीसेस के लिए क्विज, आपको प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस आपको, ठीक है, सब कुछ यहां पर दिया जाता है। और अगर आप हमारे यहां पर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, तो वहां पर आपको एज ए रिवार्ड हम लोग आपकी फीस भी रिटर्न कर देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, और अभी इस पर ऑफर भी चल रहा है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 1-2 दिन के बाद इस पर ऑफर खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर 8604409201 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी सूचना थी। अब आपके लिए प्रश्न है कि बताओ पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है। हटा दीजिए, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है। भूमंडलीय हेक्टेयर है, नैनोमीटर है, क्यूबिक टन है, इनमें से कोई नहीं। इसको एक बार गूगल करिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। और हो सकता है आप में से बहुत लोग इसको जानते भी हो, और ये इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको बताइएगा मुझे। इसके अलावा जैव विविधता क्या है, यानी कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, एंड इसके संरक्षण हेतु प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनवायरमेंट का प्रश्न है, पेपर 3 में आपके आता है। तो इसको आप लोग लिखिएगा और लिख करके मुझे बताइएगा। जो कॉपी आपने बनाई होगी किसकी, आंसर राइटिंग वाली, उसमें आप लोग लिखिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नई क्लास के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।